नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। वक्फ कानून से जुड़े मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और 4 पर रोक लगा दी है और सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। अदालत ने वक्फ संपत्ति पर राजस्व से संबंधित कानून पर रोक लगा दी है और साथ ही वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य ना हो और वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक संभव हो मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन गैर मुस्लिम सीईओ बनाने पर रोक नहीं लगाई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने धारा 3R और 2C और 3C और 23 पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले के बाद आपको बताते चले कि राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बताते चले कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर अहम फैसला सुनाया है और कोर्ट ने पूरे कानून को निलंबित करने से इनकार किया है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाती है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पीठ ने कहा कि संपूर्ण अधिनियम पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान संविधान और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार नहीं था कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। अदालत ने साफ किया है कि कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकार निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसको लेकर तमाम वरिष्ठ वकीलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। नए वाले वक्फ कानून को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसके विभिन्न धाराओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये मांग की गई थी कि जो पुराना वाला कानून बहाल किया जाए, नए वाले कानून पर रोक लगाई जाए। लेकिन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश जो मांगे थी उसको नकार दिया है। केवल ये मांग किया, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई जो पहले जो अभी व्यवस्था दी गई है कि जो आदमी 5 साल तक प्रैक्टिस करेगा केवल वही वक्फ कर पाएगा, उस सेक्शन को रोका है। बाकी और सरकार ने जो कानून बनाया है उन पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये इंटरिम ऑर्डर है। फाइनल हियरिंग जब होगी तो उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक नामित अधिकारी द्वारा निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक संपत्ति के कब्जे या अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की अनिवार्यता पर भी रोक लगा दी गई है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को इस नियम के लिए प्रक्रिया तय करनी होगी, अन्यथा यह प्रावधान सत्ता के मनमाने प्रयोग को बढ़ावा देगा। मैं समझता हूं कि यह एक संतुलित निर्णय है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह अंतरिम निर्णय है। अभी मामला की पूरी सुनवाई नहीं हुई है। उस सुनवाई में समय लगेगा। तब तक के लिए कुछ आदेश दिए गए हैं। एक्ट में ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है वही वक्फ के लिए दान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को छेड़ा नहीं है, पर उन्होंने कहा कि राज्यों को इस कानून के अंतर्गत नियम बना करके एक प्रक्रिया तय करनी चाहिए, जिससे इस बात को देखा जा सके कि दानदाता 5 साल से मुसलमान है कि नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे
और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी। वक्फ बोर्ड का CEO गैर मुस्लिम हो सकता है। हालांकि अदालत ने इसे टालने की सलाह दी। वहीं पंजीकरण अनिवार्य करने वाले प्रावधान को बरकरार रखा गया है। अदालत ने कहा है कि यह कोई नया प्रावधान नहीं है, बल्कि 1995 और 2013 के अधिनियमों में भी मौजूद था। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया और कहा कि यह लोकतंत्र और मुस्लिम समुदाय दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधान मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतोषजनक है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार पर सुप्रीम तमाचा है। उन्होंने कहा कि वे इन प्रावधानों का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो एक लेजिस्लेचर्स के द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में काफी डिटेल डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के साथ और जो रिकमेंडेशंस थी उस पे दोनों सदनों में जिस तरह से 2-2, ढाई बजे रात तक इतिहास में इतना किसी कानून पे चर्चा नहीं हुई, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और दोनों से पारित हुआ। तो उस कानून को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से मुहर लगा दिया है उस अमेंडमेंट पे। देखिए, सबसे पहले मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है उसका स्वागत करता हूं। असल में पार्लियामेंट में जब ये चर्चा हो रही थी तब सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि आती और ऑपोजिशन पार्टीज की बात मान लेती सरकार, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगानी पड़ी है वो नौबत नहीं आती। जब डिस्कशन हो रहा था हाउस में, हमारी पार्टी के लीडर्स ने, वेणुगोपाल जी ने, खड़गे जी ने, हमारे सदस्यों ने, हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो ऑपोजिशन पार्टी इंडिया ग्रुप के एमपीज ने भी जो महत्व के मुद्दे उठाए थे वो जायज थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए इसके कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई है, तब सभी की निगाहें इस मामले में आगे की सुनवाई पर टिकी हैं। विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली। तो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। वैभव श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। सर, बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। यासिर जिलानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। जिलानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद आसिफ जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। यासिर जिलानी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए हैं, इसको आप राहत के तौर पर देखते हैं या झटके के तौर पर देखते हैं? झटका मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है कि सदन में हमने इसी मामले को लेकर चर्चा की थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी मनमानी की उस दौरान। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि वो तमाम बातें जो हमने सदन में उठाई थी वो सत्य थी। देखिए, जिस तरीके से तमाम मुद्दों पे कांग्रेस कंफ्यूजन के दौर में है आजकल जी, इस फैसले के आने के बाद भी वही कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। ये तो इस पूरे संशोधित बिल को जो 2025 वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको इलीगल मान के चल रहे थे कि ये होना ही नहीं चाहिए। अब जब फैसला, अंतरिम फैसला कोर्ट का आया है, सर्वोच्च अदालत का आया है, और उसमें उन्होंने क्लियर सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं जो सुबह से चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के लीडर और ज्यादातर बिंदु पे सर्वोच्च अदालत ने गो हेड की बात करी, आगे बढ़ाया है, उसको उन्होंने किसी तरह की एक दो पे जो थोड़ा सा जटिल था, जो एक 5 इयर्स वाला मामला था वो थोड़ा जटिल था। वो पहले से भी लग रहा था कि ऐसी चीजें कोई भी आ सकता है, 2 दिन पहले आके इस्लाम कबूल कर ले और वो कल को वक्फ कर ले, उसका क्या इंटेंशन हो, ये सारी चीजें थी सामने, जिसको कोर्ट ने रूल आउट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इसका हम स्वागत कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई क्या थी सत्यम जी? हमारी लड़ाई थी गरीब, मिस्कीन, बेवा जो मुसलमान हैं, जिनको धानड्डे, और अमीर मुसलमान जिनके पास कई दशकों से वक्फ उनके कब्जे में था,
भूमाफियाओं के माध्यम से वो जमीनों को उन्होंने 200 दिल्ली में ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी डिटेल मेरे पास है। जब हम विस्तार पे चर्चा करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा कि कैसे कैसे लोगों ने किस तरीके से जब चेयरमैन बने तो उन्होंने अपनी ताकत और अपनी पॉलिटिकल विल पावर और उनके जो लोग थे जो उन्होंने शेयर दिया उनके माध्यम से जमीनों को बेचा है। मैं तो कोट कर सकता हूं, दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके केरल से लेके तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें धनाढ्य और अमीर मुसलमानों ने गरीब मुसलमान को हमेशा से वक्फ बोर्ड के माध्यम से दबाया। और हमारी लड़ाई थी ट्रांसपेरेंसी, हमारी लड़ाई थी कि जो एक हमारा बार बार ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट की बात, ये लगातार विपक्ष कह रहा था, लगातार संविधान को लेके ये लोग प्रहार करते रहते हैं, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया है उसके बाद भी ये कंफ्यूजन के दौर में मैं स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि जो मेरा मुस्लिम समाज है पूरे भारत का वो भी इसको स्वागत कर रहा है, क्योंकि बैलेंस फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसमें एक दो बिंदु जो उनको लग रहा था कि ये उनके, और ये देखिए ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई। अभी एक कांग्रेस के नेता हैं, उनको मैं सुन रहा था गोयल साहब को, वो कह रहे थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में, अरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में भी सारी चीजें तय हुई, राय शुमारी हुई, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जो सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओ है, जो बड़े मुस्लिम इदारे हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रिप्रेजेंटेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में सारी चीजों को सुना है, समझा है, उसके बाद ये सारी चीजें तय हुई और ये बिल को कोर्ट पार्लियामेंट के होते हुए हमारी राष्ट्रपति ने पास किया। उसके बाद भी इन लोगों ने चैलेंज किया, क्योंकि ये किसी भी ऐसे मुद्दे में जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति कुछ दलों को, खास करके उसकी चैंपियन कांग्रेस है, उसको लगता है कि मुसलमान को अगर वो लेके खेलती रहेगी तो उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसके साथ बरकरार रहेगा। वो इसलिए इस तरह की राजनीति करती है, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कभी उसने कोई काम नहीं किया। मेरे पास तो पूरी लंबी फहरिस्त है, और आज जब फैसला आया है तो उसको घुमा फिरा के सुबह से ये अपने फेवर की बात कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि जिसको ये इलीगल मान रहे थे उसको उसके सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसला में ज्यादातर बिंदु को आगे बढ़ा दिया और मुहर लगा दी कि ये जो संशोधित बिल है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, मोहम्मद आसिफ जी मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद आसिफ जी, यासिर जिलानी जी कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों का नाम लेकर केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा यासिर गिलानी जी के मुंह से इस बात शोभा नहीं देती कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। आज पूरा देश देख रहा है, देश के प्रधानमंत्री 80-20 की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, गाय छीनने की बात करते हैं, छीन के ले जाएंगे कूटे से, और कहते हैं आपकी नौकरियां छीन लेंगे। तो ये यार भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ के कहे तुष्टीकरण की बात, तो ये शोभा नहीं देता। किस तरीके से जेपीसी कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद आपने देखा होगा जी, सब लोगों की राय को जगदेव पाल ने दरकिनारे कर दिया, किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सुनी सिर्फ उन संगठन की जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से आते हैं, वो एनजीओ जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हीं की राय को माना गया, तमाम नकार दिया। और नकारने का नतीजा ये हुआ जब सरकार बिल लेके आई, और बिल के बाद में जब तमाम विपक्षी दल और जो संगठन, मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने उनके ऊपर किस तरीके संशोधन किया आपको मालूम है। आज यासिर गिलानी जी कह रहे हैं कुछ बिंदु थे, वो बिंदु जब कहां चले गए थे, जब जेबीसी कमेटी के अंदर तमाम पार्टियां विपक्ष की और तमाम एनजीओ विरोध कर रही थी, तब तो आप ऐसी सरदर्मी में दबंग थे कि हमारे राज्यसभा लोकसभा सब जगह हमारा बहुमत है, हम सब कुछ कर लेंगे, कोर्ट कोई मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए। आज कोर्ट का फैसला है तो आप कह रहे हैं कुछ बिंदु थे। मैं कहूं कुछ बिंदु ने, बहुत सारे बिंदु थे। आपकी मानसा पे सवाल उठाया कोर्ट ने आज। कोर्ट ने किस तरीके से कहा इसका अध्यक्ष मुस्लिम ही होना चाहिए। आप कहते क्यों आपने सदस्यता निर्धारित नहीं की, आप क्यों नहीं की? क्योंकि आप अपने लोगों को लाके बैठा कर उस पर कब्जा करना चाहते थे। उस कब्जे ने आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोका है। रही आप कहते हैं अब दलित ओबीसी मुस्लिम महिला पेशा मुस्लिम्स, आपने मौलाना फाउंडेशन का बजट तो कितना कर दिया है पहले के मुकाबले कम।
जो मुस्लिम बच्चियां वहां से स्कॉलरशिप लेके पढ़ा करती थी। आपको दिल्ली में भी आए हुए 6 महीने हो गए, वक्फ से कितना आपने पैसा रिलीज करा दिया मुस्लिम बच्चों के लिए और विधवाओं बेवाओं के लिए जो जाता है, कुछ नहीं किया आपने। करते क्या है, सिर्फ मुसलमानों का नाम आगे करके अपनी राजनीति दुकानदारी चलाते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। आज कोर्ट की फटकार ठीक है, जिस तरीके से इस फैसले पे पड़ी है, जिस तरीके फैसले के अंदर कुछ बिंदु पे सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली की है। ठीक है आसिफ जी, आज भारतीय जनता पार्टी से पच नहीं पा रहा है वो। एक सवाल ठीक है जी ठीक है, मैं ठीक है, मैं वैभव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जिलानी जी मैं 20 सेकंड आपको देता हूं। आप रिएक्शन आपका क्या है तमाम आरोप आपके ऊपर? मैं आसिफ भाई से, क्योंकि ये भी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में रहते हैं और मुसलमानों के बीच में ये अच्छा काम करते हैं। हाँ। तो मेरा इनसे सीधा सवाल है कि अमानतुल्लाह का नाम तो सुना है? हाँ है ना आसिफ भाई? क्या किया उसने पिछले 5 सालों हम में? नाम सुने जी, अच्छी तरह सुने, खूब बहुत बार सुने। जब आप कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अमानतुल्लाह नजर आता है। बाकी जो संगठनों ने कब्जे आपके कर रखे, आपके नेताओं ने जो कब्जे कर रखे, उस पर कोई जिक्र नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, सिर्फ जिक्र करते हैं अमानतुल्लाह का। देखिए आप अगर कांग्रेस उसका मैटर कोर्ट में चल रहा है। अगर आपको लगता है, सरकार को लगता है, कोर्ट को लगता है, मैं कहूंगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के सजा ला के दीजिए ना उसको। ट्रांसपेरेंसी आएगी, गरीब मुसलमानों सजा को, दीजिए मिस्कीन उसको। मुसलमानों को, बेवा मुस्लिम औरतों को हक मिलेगा। ये आप समझें। जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो सब के सब बिहाइंड द बार होंगे, ये ध्यान रखिएगा। वो जेल जाएंगे। और ये जहां पे आसिफ भाई रहते हैं वो तो वक्त के पूरा का पूरी जमीन, जो 200 प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक पूरा का पूरा खत्ता जो है वो वक्फ का है। वक्फ के लैंड पे बसे हुए लोग हैं और कौन लोग उनके साथ खिलवाड़ आज तक करते हैं वो सबने देखा है। कम से कम फैसले का स्वागत करिए और आप ध्यान रखिए कि उनके लिए अच्छा काम होने जा रहा है। ठीक है वैभव जी, गरीब मुसलमान। ठीक है वैभव जी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, यासिर जी को नमस्कार, आसिफ भाई को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं आपको मेरा नमस्कार। सत्यम भाई, हमने तो बहुत पहले अपनी क्लियर स्टेटमेंट दे दी और संजय सिंह जी ने और आम आदमी पार्टी ने क्लियर बता दिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक सुप्रीम तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कह ले, कुछ भी ढिढोरा पीट ले, डुगडुगी बजा ले, भारतीय जनता पार्टी की फजीयत बढ़िया से सुप्रीम कोर्ट ने की। और पहले दिन से 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में आधे घंटे में डिटेल्ड तरीके से आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च सदन के सांसद संजय सिंह ने डिटेल्ड में बताया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल ये बिल ला रही है किस तरह से कब्जा कर सके जमीन, और वो जमीन कब्जा करके किन 2 लोगों को देगी ये भी नाम सब जानते हैं। तो ये केवल और केवल ये प्रैक्टिस की गई थी वक्फ के अमेंडमेंट बिल लाने के लिए। और ये तीनों प्रोविजन शब्द बाय शब्द अक्षरशः किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोविजन टेक किए वही चीजें संजय सिंह जी ने राज्यसभा में मेंशन की थी जी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या बिल लाया था कि 5 साल प्रैक्टिशनर होने चाहिए मुस्लिम। तो हमने उनसे पूछा था क्या आप सीसीटीवी लगा के देखेंगे, मतलब लोगों के घरों में सीसीटीवी लगाकर देखेंगे कि कितने साल से वो 5 वक्त की नमाज पढ़ा, कितने वक्त से वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस अमेंडमेंट बिल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अनगिनत पावर दे दी थी, असीमित पावर दे दी थी डिस्प्यूट हैंडल करने के सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिंग में क्या कहा? द कलेक्टर कैन नॉट बी परमिटेड टू एडजुडिकेट द राइट ऑफ पर्सनल सिटीजन एंड दिस विल वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर। ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने आपकी जजमेंट में साफ साफ बात कही। और तीसरी एक चीज और भी, इन लोगों ने जो नंबर गेम चल रहा था कि पूरी तरीके से किस तरह से गैर नॉन मुस्लिम्स को भी किस तरह से ये सम्मिलित कर सकते थे कमेटियों में, चाहे सेंट्रल वर्क की चाहे स्टेट वर्क की, उस पे भी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिंग दी कि देयर शुड बी अ कैपिंग ऑन दैट। सत्यम जी, टेक्निकलिटी में तो हम समझ जाएंगे, मैं टेक्निकलिटी वर्ड बाय वर्ड में पूरी डिटेल में बता भी सकता हूं, लेकिन बिफोर कमिंग टू टेक्निकलिटी, क्योंकि साधारण जनता के समझने के लिए बता दूं कि ये जो बिल लाया गया था इसका एकमात्र उद्देश्य था कि किस तरह से वक्फ की जमीन को कब्जा किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी
जिसका काम ही है देश में झगड़ा फैलाना, उसको उनका एक काम था, क्योंकि ये फसाद वाले हिंदू लोग हैं। हम लोग अमन और शांति वाले हिंदू लोग हैं, जो कि सबको समाज, जो बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये और केवल झगड़ा और फसाद वाले हिंदू हैं। ये चाहते हैं कि देश में झगड़ा फसाद बना रहे, क्योंकि बेरोजगारी और बाकी समस्याओं पे बात। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। धारा 26 क्या कहती है? और ये जो आप, अगर ये हियरिंग भी हुई सुप्रीम कोर्ट में, धारा 26 को स्पेशली मेंशन किया गया, किस तरह से अंबेडकर साहब ने धारा 26 में धार्मिक मामलों में, चल अचल संपत्ति के मामले में स्पेसिफिक धारा 26 को मेंशन किया है। ये पहले से क्लियर था। और भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कैसे हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया। तो इसलिए जवाब ले लेता हूं यासिर जी। लोग अपना शक्ल छिपाते फिर रहे हैं। ठीक है, यासिर जिलानी जी जवाब दीजिए। जी सत्यम जी, सबसे पहले तो बहुत ही आपत्तिजनक अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। हिंदू हिंदू होते हैं। जितना मैंने सनातन को पढ़ा है, हिंदू कोई झगड़ालू और शरीफ हिंदू में कोई बंटवारा नहीं है। पहले तो ये आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, वो चरित्र बार बार सामने आ जाता है। हिंदू एक ही, पूरे दुनिया में हिंदू का जो चरित्र है वो एक है। उसके सोचने का, उसके काम करने का, उसके रहन सहन का तरीका। हिंदू कोई झगड़ने वाला, हिंदू कोई बदमाश, हिंदू कोई शरीफ अगर कोई डिस्क्राइब करता है तो वो वही लोग हैं जो अर्बन नक्सल सोच से पैदा हुए लोग हैं, जिनका नतीजा हमने 11 साल दिल्ली में भुगता है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, आम आदमी पार्टी के मुद्दे। जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने सर्वोच्च स्थान पे संजय सिंह ने पता नहीं कौन सी बात रखी, लेकिन अपने मित्र का नाम भूल गए, जिसका नाम अमानतुल्ला है, जिसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूं। वो उनके साथ क्या हुआ और किस तरीके से लूटा है, किस लिए वो जेल गए। अगर उन पे डिबेट है नहीं, उस पे डिबेट करें तो 2 घंटे निकल जाएगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिल्ली की कैसे कैसे, कहां कहां किसको हस्तांतरण कराई गई है, वो उसकी डिटेल हमारे पास है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो और भारतीय जनता पार्टी चेहरा छुपाने वाली पार्टी नहीं, सामने बैठी होती, सीना ठोक के बात करती है, चाहे जो भी मुद्दा हो। अगर आज हमने लोकतंत्र को एक तरीके से संतोषजनक फैसला सर्वोच्च अदालत का आया है, दोनों लोगों को बराबर की सिचुएशन में रखा है, क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अंग है। और हम तो सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की बात करते हैं। उसको अगर आज का फैसला चरितार्थ कर रहा है तो इन जैसे जो विपक्ष के लोग हैं, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि अब वो तुष्टीकरण करेंगे तो करेंगे कैसे। इन्हें तो लग रहा था कि रूल्ड आउट हो जाएंगी सारी चीजें, ये कल से फिर आंदोलन की एक शक्ल बनाएंगे, एक माहौल खराब करेंगे, सौहार्द समाज का बिगाड़ेंगे। लेकिन सौहार्द बिगाड़ने से इनके वोट बैंक में कोई तब्दीली हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर जाएंगे जनता के बीच यासिर जी, ऐसा होने नहीं एक सेकंड यासिर जी, यासिर जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही तो कह रही थी, कुछ बिंदुओं पर बात करना चाह रही थी कि इन तमाम चीजों को नहीं होना चाहिए, वही सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। सत्यम जी देखिए, तभी तो वो यही कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। वो कुछ बिंदुओं पे बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो बिल है वो इल्लीगल है। इसकी लड़ाई हम लोगों ने पिछले कई महीनों से लगातार जमीन पे उतर के गरीब, मिस्कीन, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों को ये समझाया कि तुम्हारे हक को जो अब तक पार्टियों ने और जिनकी सरकार रही है उनको मारा है, उसकी सच्चाई हमने जमीन पे उतारा। और दिल्ली में मैं इलाके बता दूं, जाफराबाद, बोलिए वैभव जी, बोलिए, समय कम है। वैभव जी बोलिए, फिर आसिफ जी के पास जाऊंगा। ठीक है यासिर जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। उनको हमने समझाने में हमें ठीक है सर, वापस आऊंगा। वैभव जी बात रखिए। सत्यम जी, मैं फिर से बता दूं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जब मीटिंग हुई थी, उसमें सांसद संजय सिंह जी भी थे। उन्होंने अपनी डिटेल, उन्होंने मांगा था कि ये बोल रहे थे करोड़ों हमारे पास वो प्रस्ताव आए, कई हमारे पास लोगों के सजेशन आए, सजेशन दिखाते। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से बड़ा ही वो सद्भाव रखती है और उनका भला करना चाहती है। ये कोई बात मानने को तैयार है देश में, कोई मानेगा इस बात पे? मतलब ये तो वही बात होगी कि डाकू गब्बर सिंह शांति का प्रस्ताव लेकर आया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का भला नहीं चाहती है। हमने देखा किस तरह से श्री रामचंद्र जी की जो स्थापना हुई, उसके जमीनों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोटाला किया। ठीक है सर, वो अपनी राजनीति है। देखिए वैभव जी, वो आप लोगों की राजनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है क्या नहीं वो हम नहीं जानते। लेकिन कुछ एग्जांपल मेरे भी पास हैं, अगर हम पेश करना चाहें कि 3 तलाक को लेकर महिलाओं को न्याय तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिला है। ठीक है आसिफ जी, अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। आसिफ जी जवाब दीजिए। आसिफ जी, ठीक है आसिफ जी, ठीक है सर, वापस आऊंगा। आसिफ जी को मौका देने दीजिए। आसिफ जी बोलिए।
मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा छुपाने में लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में। उन्होंने जेपीसी कमेटी मान ली होती, आज उनको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने कहा मुसलमानों ने राय दी, वो राय कहां है, देश को बताइए ना। अच्छा आसिफ जी, जेपीसी की आप बात कर रहे हैं, जेपीसी में तो सर बहुत बवाल हुआ था, कांच तक फूट गए थे, ये सब चीजें क्यों हुई? आराम से चर्चा होती जेपीसी में। जब किसानों का आंदोलन हो तब भारतीय, आज वक्त मिला सुप्रीम कोर्ट के आगे इनको झुकना पड़ा। आज किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि हम ये चाहते थे। जेपीसी की तो बैठक होती थी, कुछ ही मिनटों में ये खबर आ जाती कि सब कुछ खत्म हो गया। वहां तो पूरा विपक्ष एक ही बात कह रहा था, हो अल्लाह स्टार्ट हो गया। बिंदु पे जेपीसी कमेटी में मान लेते। ठीक है जिलानी जी, जवाब दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। तो ये आज बार बार दोनों लोग कह रहे हैं कि चेहरा छुपा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो सुबह से 10 बजे से, जब से ये 10:30 तक फैसला शुरू हो गया था ना हमारे सर्वोच्च अदालत से, तब से मैं टीवी पे बैठा हूँ और अभी भी दफ्तर में बैठा हूँ। आज तो घर पे भी नहीं, दफ्तर में बैठा हूँ और दफ्तर से डिबेट कर रहा हूँ। और जो चीज सामने आई है उसको एक्सेप्ट करके सीना ठोक के बात कर रहे हैं, क्योंकि आज गरीब मिस्कीन बेवा उन मुसलमानों के लिए हमने बात रखी थी जिन मुसलमानों को जरूरी है मेन स्ट्रीम में लाना, जिनको इन्होंने छोड़ दिया, जिनको इन्होंने ड्रॉप आउट रेट, आपको मालूम है मुस्लिम बच्चियों का 10th और 12th का क्या है, ये आसिफ भाई भी नहीं बता। वैभव जी 10 सेकंड आपके पास, समय मेरे पास बिल्कुल से नहीं। ठीक है हम उस पे काम कर रहे हैं, बात रखिए वैभव चाहते हैं। जिलानी जी क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा अच्छे स्कूल नहीं बना सकता था पिछले 11 साल से? अगर दिल्ली को एग्जांपल लेके चले, ठीक है यासिर जी समय कम है। वैभव बोलिए। इसके अंदर मुस्लिम गरीब बच्चे, मिस्किन बच्चे, महिलाएं पढ़ती है, बच्चियां पढ़ती है हमारी, वो आपने बजट क्यों कम कर दिया? बढ़िया था, डींगे मार रहे हैं बैठकर, इससे ये होगा वो होगा, पे जो मौजूद है उसको चलने कि जैसे किसानों के 3 काले कानून ले आए तो मोदी जी की वाह, वापस ले लिए तो मोदी जी की वाह, इनके सुप्रीम कोर्ट ने इनको आईना दिखा दिया तो भी वाह। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे साइड एक शब्द बोला जाता है थेथरई, भारतीय जनता पार्टी ने वो थेथरई आ गई है। ठीक है इनको हर चीज इनको ठीक है, समय कम, माफी चाहते हैं आप तीनों मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर अहम फैसला ये सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को निलंबित करने से इनकार किया है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टोटल टीवी।